a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए अगला टॉपिक पी ब्लॉक के तत्वों में पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमारे चल रहे हैं फास्फोरस के यौगिक। फास्फोरस के यौगिक में पहला यौगिक होगा फास्फीन गैस। ये फास्फीन गैस है जो दलदली भूमि में उत्पन्न होती है, या कहें कि वनस्पतियों के सड़ने पर जो बदबू उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं फास्फीन गैस। इसकी खोज 1783 में जैन गैम्बर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फास्फीन एक ऐसी गैस है जब वनस्पतियां कहीं पर दलदली भूमि पर सड़ जाती हैं तो वहां से निकलने वाली जो स्मेल होती है वो फास्फीन गैस की होती है। तो फास्फीन गैस के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फास्फीन एक ऐसी अक्रियाशील गैस है जो जल में अविलय होती है, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जल में घुलनशील नहीं होती है। इसको सबसे पहले जैन गैम्बर ने खोजा था। अब आ जाएंगे फास्फीन को किस प्रकार से बनाएंगे। तो फास्फीन के बनाने की विधि में सबसे पहली विधि होगी प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियां। बनाने की विधियां में सबसे पहली विधि होगी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले टॉपिक होगा कि प्रयोगशाला विधि में ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे और उसमें सफ़ेद फास्फोरस के टुकड़े और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा और जल का विलयन भरेंगे, जिसका और इसमें अक्रिय वातावरण उत्पन्न करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, क्योंकि ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पर कोई अन्य वस्तु किसी और पदार्थ के साथ में क्रिया न कर जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी नली की सहायता से इस विलयन के अंदर प्रवाहित करेंगे ताकि इस गोल पेंदी के फ्लास्क का जो वातावरण है वो अक्रियाशील हो जाए। जब हम इसको इन चीज़ों के साथ में मिलाकर गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से तो धीरे धीरे फास्फीन गैस बनती है। जब इसको हम द्रव में इसकी नलिका को डुबा देते हैं तो फास्फीन के धूम्र छल्ले जैसे बनते दिखाई देते हैं। और फास्फीन एक बहुत ही विषैली गैस होती है जिसको सूंघने पर शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो बनाने की विधियों में हम बताते हैं कि जैसे फास्फोरस को कास्टिक सोडा और को जल के साथ में गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस के धूम्र छल्ले निकलते हैं। और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड तली में यानी कि जो गोल पेंदी का फ्लास्क है इसी में रह जाता है और फास्फीन गैस इस नलिका से होती हुई द्रव में पहुंचती है तो धूम्र छल्ले निकलते हैं किसके, फास्फीन गैस के। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, कितना कर देंगे कि हाइड्रोजन हमें मिल जाए पूरे। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 कर देंगे तो सोडियम को भी 3 का मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 3 सोडियम ये और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। फास्फेट की संख्या पूरी करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई सोडियम में लगा देंगे तो 4 फास्फोरस हैं, 3 यहाँ पर हैं और ये फास्फीन यहाँ पर एक फास्फोरस है। तो टोटल हो जाती है फास्फीन गैस। अब जब इस प्रकार से हम फास्फीन गैस बनाते हैं तो फास्फीन में P2O P2H4 की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, यानी कि फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। और फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए हम इसका करेंगे शोधन। फास्फीन गैस को शुद्ध करने के लिए हमें फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धियों को हटाना होगा। तो हम इसके विलयन को एक यू आकार की नलिका में भर लेंगे। यू आकार की नलिका में क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और हम डालेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके विलयन को भरकर जब हम इसमें फास्फीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो फास्फोरस डाइहाइड्राइड द्रवित हो जाता है और फास्फीन गैस शुद्ध हो जाती है।
एक यू आकार की नलिका में क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को भरकर फास्फीन गैस को प्रवाहित कराते हैं तो ये फास्फोरस डाइहाइड्राइड द्रवित हो जाता है और फास्फीन गैस उससे द्रवित होकर पृथक हो जाती है। तो इसे हम कहेंगे क्या, फास्फीन गैस का शोधन। अब इसकी आ जाती हैं अन्य विधियाँ। अन्य विधियों में हम लिखेंगे औद्योगिक विधियाँ या अन्य विधियाँ ही लिख दें, हेडिंग को जैसा चाहे वैसा बना लें, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में आपको प्रयोगशाला विधि लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखें अन्य विधियाँ। फास्फीन बनाने की अन्य विधियाँ भी होती हैं, जैसे हम बनाएं सोडियम फास्फाइट को जल के साथ गर्म करके, और बनाएं कैल्शियम फास्फाइट को जल के साथ गर्म करके, या बनाएं एल्युमिनियम फास्फाइट। एल्युमिनियम फास्फाइट को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करके। जब हम सोडियम फास्फाइट को जल के साथ में मिलाकर गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस बनती है। शेष क्या रह जाता है, सोडियम, यानी कि 3 सोडियम है। तो यहाँ पर जल को इस प्रकार से लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड OH खोल कर लिखेंगे। तो यहाँ फास्फीन बनाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। इतना, एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन एक फास्फीन गैस बना देंगे और शेष आपका बचेगा कास्टिक सोडा। तो 3 अणु बनेंगे कास्टिक सोडा के और फास्फीन गैस बनेगी। अब यहाँ कैल्शियम 3 है तो हमें 2 गुना करना होगा, फास्फोरस 3 है तो हमें 2 गुने लेने होंगे। तो यहाँ पर जल को इस प्रकार से लिखेंगे और कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2PH3 यानी कि फास्फीन गैस, और बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइज 3OH। अब जब हम करेंगे एल्युमिनियम फास्फाइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में गर्म तो बनेगा हमारा क्या, PH3 फास्फीन गैस बनेगी और निकल जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। जब हम सोडियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड और एल्युमिनियम फास्फाइड को जल और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं तो हमें फास्फीन गैस मिलती है। कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड इसमें से पृथक हो जाते हैं। अब दूसरी विधि, अन्य विधियों में से दूसरी विधि हम बताएंगे कि फास्फीन गैस के कैसे बनाया जाता है। जब हम फास्फोरस को आयोडीन और जल के साथ में गर्म करते हैं तो हमें फास्फीन गैस प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमारा बनेगा फास्फाइड आयोडाइड यानी कि P4I2, और उसके बाद में एक हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसके बाद में हमारा आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 पृथक हो जाएगा। अब इसको हम यानी कि फास्फाइड आयोडोफास्फाइड को हम जब गर्म करेंगे कास्टिक सोडा के साथ तो हमें फास्फीन गैस मिलेगी। सफ़ेद फास्फोरस को आयोडीन के साथ जल मिलाकर गर्म करने पर हमें आयोडोफास्फाइड व हाइड्रोजन आयोडाइड तथा आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन हम फास्फोरस आयोडाइड को पुनः गर्म कर देंगे कास्टिक सोडा के साथ में PHI4NaOH कास्टिक सोडा के साथ में गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फास्फीन गैस। ये निकल जाएगा एक Na। तो एक बनेगा सोडियम आयोडाइड और यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटकर इसके साथ में चला जाएगा तो बनेगा जल, और बचा यहाँ पर क्या शेष में है, फास्फीन गैस। ये हो गई फास्फीन गैस। अब उसके बाद में हम बनाएंगे आर्थोफास्फोरस अम्ल से। नंबर ये दूसरा था और ये है तीसरा। आर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3 को हम अधिक मात्रा में लेकर गर्म करते हैं तो हमारी बनती है फास्फीन गैस PH3 और बनता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4।
जब हम फास्फोरस अम्ल को अधिक मात्रा में लेकर गर्म करते हैं तो बनता है फास्फीन गैस और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अब इसको हम कर लेते हैं संतुलित। संतुलित करने के लिए हमें हाइड्रोजन इतने चाहिए कि हमें यहाँ पर 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ पर कर लें 2 का मल्टीप्लाई, 2 तियाँ 6, लेकिन फास्फोरस 2 करने पड़ेंगे, 2 तो हैं ही। अब कितने ऑक्सीजन हैं? 2 तियाँ 6, 4 अभी प्राप्त हो रहे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का, तो 4 तियों 12, 3 यहाँ निकल गए और 2 फास्फोरस के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। 3 तिरका 9 और 3 12, फास्फोरस यहाँ 3 है और 3 ये, तो ये हो जाएंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो इन विधियों द्वारा हम फास्फीन गैस को प्राप्त कर लेते हैं। ये होती हैं बनाने की विधियाँ। इतनी विधियों में से आपको पूछी जाएगी प्रयोगशाला विधि और एक अन्य विधि। जब भी आपसे फास्फीन का टॉपिक पूछा जाएगा एग्ज़ाम के समय, तो पूछा जाएगा फास्फीन गैस को प्रयोगशाला में किस प्रकार बताएंगे, इसके शोधन की विधि की भी गणना कीजिए। तो शोधन के विधि की क्या होगी कि हम यू आकार की नलिका लेके, यू आकार की नलिका में क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन भर देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड का विलयन भरने के बाद इसमें हम फास्फीन गैस को प्रवाहित कराएंगे। तो इसमें उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड द्रवित हो जाता है और फास्फीन गैस शुद्ध हो जाती है। ये विधियाँ हो गई। अब बताएंगे फास्फीन के गुण। फास्फीन के गुण, तो फास्फीन के 2 ही गुण होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एवं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो pH3 के गुण, तो 2 ही विधियाँ होती हैं गुण की, भौतिक गुण। तो पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, pH3 में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। नंबर दूसरा पॉइंट, यह एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 3, फास्फीन की प्रकृति विषैली होती है। अगर फास्फीन गैस आप सूंघ लेंगे तो आपके शरीर पर या कहेंगे आंतरिक अंगों पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो फास्फीन की प्रकृति विषैली होती है। और इसका अंतिम पॉइंट होगा, यह जल में अल्प विलय परंतु कार्बनिक विलायकों CS2 में अत्यधिक विलय होता है। अत्यधिक विलय होता है। ये हो गई इसकी बातें। क्या है? भौतिक गुण। तो फास्फीन के ये होते हैं भौतिक गुण। अब बताएंगे हम रासायनिक गुणों के बारे में। तो फास्फीन के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं, इसको हम रफ किए देते हैं। अब इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं, आप जान चुके हैं फास्फीन गैस को कैसे बनाया जाता है। ये लीजिए, इसको हमने रफ कर दिया। तो फास्फीन के
रासायनिक गुण। तो अब हम पढ़ेंगे फास्फीन गैस के रासायनिक गुण। भौतिक गुण के बारे में आपको बता चुके हैं, अब हमें पढ़ना होगा फास्फीन के रासायनिक गुण। तो क्या क्या होते हैं, फास्फीन से क्या क्या निर्मित किया जा सकता है और फास्फीन किन किन यौगिकों में बदली जा सकती है। तो सबसे पहला गुण होगा विलेयता। विलेयता, तो इसके बारे में आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी है, तो सिर्फ इतना लिखना है कि फास्फीन की जल में विलेयता बहुत कम होती है। यह कार्बनिक विलायकों में बहुत अधिक मात्रा में घुल जाता है, जैसे कैल्शियम डाइसल्फाइड यानी कि CS2 में बहुत अधिक मात्रा में विलय होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अपघटन। अपघटन, फास्फीन pH 3 को हम 440 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो फास्फोरस को हम 4 कर देंगे, तभी यहाँ पर P4 प्राप्त होगा, और 4 3 12 हाइड्रोजन हो गए, तो हम लिखेंगे 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। जब हम फास्फीन गैस को 440 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर अपघटित करते हैं तो फास्फोरस प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। नंबर 3, ज्वलनशीलता। फास्फीन गैस को हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और जल। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जल बना देंगे तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए तो 3H2O। ऑक्सीजन कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 5 3 8, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए pH 3 है, फास्फोरस को हमें P2O5 बनाना तो हमें फास्फोरस 2 करने होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए तो 3H2O। अब 3 ऑक्सीजन ये ले गया और 5 ये ले गया, तो कितने हो गए 8। 3 और 5 8, तो हमें यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। नंबर 4, सोडियम धातु से क्रिया। फास्फीन गैस जब सोडियम धातु से क्रिया करती है pH 3, जब सोडियम धातु से क्रिया करती है तो सोडियम फास्फाइड बनाती है Na3P, और आपकी क्या गैस निकलती है, मुक्त हो जाती है। जिन पदार्थों या अयौगिकों की प्रकृति अम्लीय होती है वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं। अब यहाँ पर सोडियम धातु डाली है तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3, क्योंकि फास्फोरस की बैलेंसी होती है जनरल 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारी, 3 दूनी 6 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 निकल रही हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ फास्फोरस 3 हो गए तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम 6 हो जाएंगे, तो 6 ले लेंगे सोडियम, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन हम लिख नहीं सकते, तो 3H2 लिखेंगे। जब हम सोडियम धातु से क्रिया फास्फीन की कराते हैं तो सोडियम फास्फाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती रहती है। नंबर अगला, Cl2 से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे हम फास्फीन गैस की pH 3 प्लस Cl2, तो एक बनेगा PCl3 और HCl। दूसरा फास्फाइड एक और बनता है pH 3 की क्रिया और क्लोरीन की अधिकता में कराएंगे तो हमारा बनेगा PCl5 और HCl। तो हमें रिएक्शन को पूरा करना होगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 क्लोराइड हो गए, जिसमें से 3 हाइड्रोजन क्लोरीन को तोड़कर 3HCl बना दिए। अब यहाँ पर क्लोरीन हमें कितने चाहिए, 5, तो 5 के लिए हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा। इधर हम कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी, देखते हैं पहले हम हाइड्रोजन को पूरा करें, तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएंगे 3 और 5 ये लगे हुए हैं और 3 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए क्लोराइड,
5 3 8, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन चले जाएंगे और 5 फास्फोरस के साथ, तो 5 3 8 होते हैं। तो जब हम फास्फीन को क्लोरीन की कमी में गर्म करते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, और जब अधिकता में गर्म करते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो ये होती है क्लोरीन से अपक्रिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, 5 रासायनिक गुण आपको पता हो गए। इसको रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट नंबर 6, हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया। हाइड्रोजन अम्लों का मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया। जब हम फास्फीन की अपक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोफास्फाइट, क्योंकि योगात्मक अपक्रिया हो जाती है, हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड हो जाता है और ये आयोडीन, क्योंकि क्षार की जो फास्फीन गैस है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और क्षार जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, और ये क्या है, अम्ल। जब क्षार अम्ल से अपक्रिया करेंगे तो आयोडोफास्फाइड का निर्माण होता है। अब इसके बाद में 7वीं अपक्रिया आ जाती है, धात्विक लवणों से अभिक्रिया। तो धात्विक लवणों से अपक्रिया कराएंगे तो हमारा जैसे CuSO4 धात्विक लवण है, इसमें फास्फीन गैस को प्रवाहित कराएंगे तो हमारा बनेगा कॉपर फास्फाइड बनेगा, और हमारा निकल जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल पृथक हो जाएगा। जब हम कॉपर सल्फेट में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर फास्फाइड प्राप्त होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल पृथक हो जाता है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 3 है तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 का करेंगे, तो 3 कॉपर ये प्राप्त हो गए। फास्फोरस 3 की जगह 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फास्फोरस ये, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 प्राप्त हो गए। अब नेक्स्ट अपक्रिया होगी अमोनिया से, इसको रब कर देते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ी जा रही है। नंबर 8 अपक्रिया अमोनिया से अपक्रिया। नंबर 8 NH3 से क्रिया। अब दोनों क्षारीय यौगिक हैं, NH3 गैस में फास्फीन गैस, दोनों हाइड्राइड हैं एक जैसे, तो ये बनाएंगे अमोनियम फास्फाइड का एक साल्ट जो आयनिक होगा, ध्रुवीय होगा। जब अमोनिया गैस को फास्फीन गैस में प्रवाहित कराते हैं तो बनता है अमोनियम फास्फाइड का लवण बनता है। अब नमी अपक्रिया आ जाएगी, HNO3 से अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो HNO3 की अपक्रिया हम फास्फीन गैस से करा देंगे। तो HNO3 की अपक्रिया हम फास्फीन गैस से कराएंगे तो हमारा बनेगा P2O5 इंटू H2O, और निकल जाएगी हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम इसको पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। फास्फीन गैस में इतने अणु नाइट्रिक अम्ल के डालें कि हमें प्राप्त हो जाए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक अम्ल के लिए फास्फीन को हम रखेंगे P2O5, यानी कि कम से कम 2 चाहिए हैं, तो 2 के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 फास्फीन के अणु हो गए और ऑक्सीजन हमें इस्तेमाल इतनी करनी है कि हमारा जल भी बन जाए। तो जल बनाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, लगभग 8, तो 8 हाइड्रोजन 4 दूनी 8, नाइट्रोजन कितने हो गए N2, यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन टूट जाएंगे, 4 तियों 12, 8 तियाँ 24 हैं, 24 में नाइट्रोजन कितने 8,
तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 5 25 है 24, गड़बड़ हो रहा है। तो अब हम करेंगे कुछ ज़्यादा का, 16 कर लेते हैं। 16 तियाँ 48, नाइट्रोजन ऑक्साइड 16 दूनी 32 यहाँ पर हो गए, हाइड्रोजन हो गए 8, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 3 16 और 6, यहाँ पर करिए 11 का, 16 6 22, तो कितने हो जाएंगे 11 और 32 43 हो गए, 43 5 48 सही हो गया है। 16 तियाँ 48 होते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हमने पूरा किया, 5 यहाँ पर है, 11 यहाँ और 16 यहाँ। तो जब हम नाइट्रिक अम्ल की अधिकता में फास्फीन गैस को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रकार से होंगी रासायनिक अपक्रियाएं। अगली अपक्रिया आ जाती है 10वीं अपक्रिया नंबर 10, जो होगी किसके लिए, अपक्रिया नंबर 10 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया। जब हम फास्फीन गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हमें अलग कंपाउंड मिलेगा, और जब हम फास्फीन गैस को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा। एक में बनेगा हमारा H3PO3 और नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी, और एक में बनेगा हमारा H3PO4 आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसे 2 करने के लिए हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर वहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो यहाँ पर कुछ और करिए, तो यहाँ पर करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई करने पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर आर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO2 बनेगा, H3PO2 आर्थोफास्फोरस हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल बनेगा। और जब हम फास्फीन गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आर्थोफास्फोरस अम्ल बनेगा। देखिए कैसे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन हैं मिल गए, और ये 2 नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम दिखाएंगे किसके, इस प्रकार से दिखाएंगे फास्फीन के रासायनिक गुण। अब आ जाते हैं फास्फीन के परीक्षण। तो फास्फीन के परीक्षण में कुछ नहीं करना है, केवल 2 प्रयोगों के साथ में हमने करना है, एक टॉलेन अभिकर्मक और एक फेहलिंग अभिकर्मक। तो यहाँ पर लिखेंगे pH3 के परीक्षण। तो पहला होगा नंबर 1 Ag2O, नंबर 2 क्यूप्रस ऑक्साइड CO, ये होता है टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। और ये होता है फेहलिंग अभिकर्मक। तो क्या करेंगे, जब हम फास्फीन गैस में टॉलेन अभिकर्मक को डालकर गर्म करेंगे और कुछ मात्रा हाइड्रोजन क्लोराइड की डालेंगे तो विलयन का रंग काला हो जाएगा। यदि विलयन का रंग काला होता है तो उस विलयन में फास्फीन गैस उपस्थित है। और जब हम कॉपर ऑक्साइड यानी फेहलिंग अभिकर्मक डालकर फास्फीन गैस में को गर्म करेंगे तो विलयन का रंग लाल हो जाएगा। ये होता है फास्फीन गैस के परीक्षण। अब आ जाता है फास्फीन गैस के उपयोग।
फास्फीन गैस का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोग है। इसका उपयोग समुद्री जहाज़ों के हॉर्न सिग्नल में किया जाता है। जो जहाज़ समुद्र में खो जाते हैं, जिनकी उपस्थिति का पता नहीं चलता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ पर है, तो वो फास्फीन गैस के गुब्बारे छोड़ते हैं, तो एक विशाल धुआं निकलता है समुद्र के उस एरिया में जहाँ पर उसको छोड़ा जाता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि वो जहाज़ कहाँ पर उपस्थित है। तो एक ही उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है कि फास्फीन गैस को हॉर्न सिग्नल में उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।